हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है, तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ये फ्यूचर का सीन होता है और इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा महामारी फैल चुकी है और महामारी फैलने के बाद का सीन हमें दिखाया जा रहा है। फ्यूचर में महामारी फैलने के बाद का ये सीन है जो कि इस तरीके का दिखाया जा रहा है। इस तरीके का हालत हो चुकी है हमारे पूरे अर्थ की। पूरा का पूरा आसमान बिल्कुल ही लाल चादर में ढक चुका है और यहीं पर एक इंसान होता है और यह इंसान हमारे सीरीज़ का हीरो है। हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है और बुरी हालत में है और वो भाग रहा होता है किसी से बचकर। हमारा हीरो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उससे बच पाऊंगा। मेरे बाकी के सारे टीममेट्स मारे जा चुके हैं, केवल मैं ही हूँ जो अभी जिंदा बचा हूँ। और उसी वक्त उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई गुजर के गया है अभी भी। तो इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, चलो जल्दी से बाहर निकल के आ जाओ। लेकिन पीछे अभी उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति हो जाती है और किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आती है। लेकिन वो जैसे ही दूसरी तरफ देखता है, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हमारा हीरो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीख मारता है और वो मॉन्स्टर हमारे हीरो को वहीं पर मार देता है। वो जख्मी होकर के हमारा हीरो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद हमारा हीरो कहता है कि क्या यही एंड ऑफ वर्ल्ड है, क्या यही इस धरती का अंत है और क्या यही मेरा अब अंत है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। जैसे ही वहाँ पर उसकी आंखें बंद होती है, इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक ऑफिस में, जो कि एक बंदा यहाँ पर उठता है, यानी कि अब उसका जो है दोबारा से रिकार्नेशन हो चुका है। मतलब वो अब दोबारा से यहाँ पर आ चुका है। जैसा कि बाकी सारे मानवों में होता है रिकार्नेशन, अभी हमारे हीरो का रिकार्नेशन हो चुका है। अब वो दूसरी बॉडी में है और वो ऑफिस में काम कर रहा है और उसकी आंखें यहाँ पर खुल चुकी हैं और वो जिस बॉडी में आया है उसकी मेमोरी भी उसके पास है। उसको पता है कि वो किसकी बॉडी में आया है। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। उसके ऑफिस में जहाँ पर वो बैठा हुआ है उसके डेस्क पर बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। जिसके बाद पीछे से एक हाथ आता है, वो उसका दोस्त होता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जल्दी से इसके बाद हमारा हीरो उठता है और माउस को पकड़ करके उसकी तरफ करता है उस माउस को, ताकि वो उस पर अटैक कर सके। क्योंकि उसने यही सीखा था, किसी पर भी भरोसा नहीं करना और हमेशा चौकन्ने रहना। वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा था और जिसकी वजह से माउस का जो केबल होता है वो भी टूट जाता है। उसका कलीग जो कि दोस्त भी होता है, वो कहता है कि किन्नू, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। क्या इस माउस के साथ में तुम्हारी कोई दुश्मनी है, तुमने इसकी केबल को आखिर क्यों तोड़ दिया, आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो। हमारे बॉस तो इतना काम हमेशा ही देते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसका नाम किन्नू है, इस बॉडी में जिसका भी है। तो हम अब हमारे हीरो का नाम हम किन्नू ही रखेंगे। किन्नू अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में कंप्यूटर का माउस होता है वाकई में। वो अपने हाथ में देख करके बोलता है कि हाँ वाकई में ये तो कंप्यूटर का माउस है। इसके बाद वो आसपास देखता है। इसके बाद वो अपने कलीग से पूछता है इस वक्त कौन सा समय चल रहा है। जिसके बाद उसका कलीग कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कुछ ज़्यादा ही भूख लगी, इसलिए तुम्हारी शायद याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। अभी लंच का टाइम नहीं हुआ, अभी लंच का टाइम होने में काफ़ी टाइम है, तुम्हें अभी रुकना पड़ेगा। अभी तो केवल 10:30 ही हुए हैं। इसके बाद किन्नू उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस वक्त क्या कौन सा साल चल रहा है। जिसके बाद उसकी फीमेल कलीग बोलती है कि किन्नू, मुझे लगता है कि तुमने अपना मेडिसिन अभी तक नहीं दिया है, इसीलिए तुम इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है कि अभी 2019 चल रही है। और उसके बाकी कलीग भी उस पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि किन्नू तो काफ़ी सच में पागल हो चुका है, लगता है कि बॉस ने इससे ज़्यादा ही काम दे दिया है आज। और ऊपर से ये रिकार्नेशन वाले नॉवेल्स कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहा है, इसीलिए तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि अभी भी इसका रिकार्नेट हुआ है। और ये अचानक हमसे पूछ रहा है कि ये कौन सा समय चल रहा है। इन्हें क्या पता, ये तो सच बात है, इसीलिए तो वो पूछ रहा है। किन्नू उसका कॉलर पकड़कर वहीं पर खड़ा होता है। तभी वो बाहर का सीन दिखता है तो बाहर वो देखता है कि आकाश में लाल चादर ढक चुकी है। जिसके बाद कॉलर छोड़ करके वो खिड़की के पास जाकर के खड़ा हो जाता है और वहीं पर उसके बॉस की एंट्री होती है। वहाँ पर उसका बॉस पहुँच जाता है। उसका बॉस पहुँच करके बोलता है, उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर खड़े रहने के पैसे नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ। तो तुम्हें वहाँ जा करके काम करना चाहिए, तुम यहाँ पर खड़े होकर के नज़ारे नहीं देख सकते। तो चलो चुपचाप अपने काम में लग जाओ, इसलिए जल्दी से अपने सीट पर बैठ जाओ, अपना पूरा काम ख़त्म करो। अगर तुम जल्दी से सीट पर जा करके नहीं बैठोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। यहाँ पर किन पहले से ही गुस्से में होता है। उसका बॉस जैसे ही ये बातें कहता है और उसके हाथ पर वो उसके बॉस के हाथ को पकड़ता है और एक ही झटके में उसे उठाता है और नीचे पटक देता है। और उसके बाकी के सारे कलीग्स भी देख करके हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये सोचता है कि अभी 2019 चल रहा है और एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत भी 2019 में हुई थी। यहाँ पर उसका बॉस गिरने के बाद वहीं पर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ करके कहता है कि तुम्हें मुझे इतने जोर से पटकने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुम्हें काम नहीं करनी है तुम मत करो। इसके बाद किड कहता है कि आसमान में लाल नज़र आ रही है और पूरे आसमान में लाल चादर ढक चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी है और आज अप्रैल 1 है।
इसके बाद उसका मोटा दोस्त कहता है कि किन, अगर आज अप्रैल 1 है और अगर तुम हमें अप्रैल फूल बना रहे हो तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। तुम्हें कम से कम बॉस को उठा करके पटकना तो नहीं चाहिए था। लेकिन किन उन सभी की बातों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। जाते जाते किन कहता है कि तुम सब लोग अपने घर चले जाओ और अपने घर जाकर के अपने फैमिली को आखिरी बार देख लो, क्योंकि उसके बाद तुम देख नहीं पाओगे, क्योंकि एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद किन अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल के आता है और इसके बाद हमें आसमान में जो लालिमा छा चुकी थी उसका सीन दिखाया जाता है कि वो पूरी तरीके से लाल चादर की तरह ढक चुकी है। यहाँ पर किन कहता है कि मैंने जब सारे रिकॉर्ड्स पढ़े थे तो साइंटिस्ट ने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा था एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत अप्रैल 1 को ही हुई थी, जब आसमान के ऊपर में लाल रंग के बादल चढ़ गए थे और लाल चादर की तरह ढक चुके थे। उसी दिन से एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी थी। उस बादल के अंदर से लाल रंग की बारिश हुई थी। हालांकि आसमान से लाल रंग की बारिश होना बहुत ही अजीब घटना थी, लेकिन इसके बाद में इंसानों को इस बात की कोई समझ नहीं थी। यहाँ तक कि साइंटिस्ट को भी ये सारी चीज़ें नहीं पता थी कि आखिर आसमान के ऊपर से लाल रंग की बारिश क्यों हो रही है। इंसानों को और साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि इस लाल रंग की बारिश के साथ में अब इस पूरे ही दुनिया की तबाही शुरू हो चुकी है। उस लाल रंग की बारिश के अंदर में एक वायरस था, एक ऐसा वायरस जो एक ऐसी बीमारी फैला सकता है, एक ऐसी बीमारी जो इंसानियत ने पहले कभी ना देखी हो। ये इस तरीके का वायरस था जैसे कि जिस भी किसी के ऊपर में ये वायरस गिरती थी वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता था। हालांकि हमने बाकी सीरीज़ में देखा था कि ये जो ज़ॉम्बी वायरस है ये इंसानों के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेचर की तरफ से ये था या दूसरी दुनिया की तरफ से था ये आया था। उस वक्त जितने भी इंसान जो बाहर खड़े थे और जिनके ऊपर भी ये बारिश हुई वो सभी मर गए। मरने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ में बदल गए और जितने बच गए वो अपने सर्वाइवल के लिए इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगे। लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ कोई आम ज़ॉम्बीज़ नहीं थे, बल्कि ये अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते थे। ये इवॉल्व होने के बाद मॉन्स्टर बदल सकते थे, मॉन्स्टर बन सकते थे और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते थे। यहाँ पर एक इंसान जब ज़ॉम्बी बदल जाता है, तब ज़ॉम्बी में बदलने के बाद वो दूसरे इंसान को खाता है और उसे खाने के बाद वो इवॉल्व होता है। वो इवॉल्व होने के बाद और ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल बन जाता है। वो एक अनडेड बन सकता है, उसे कोई भी नहीं मार सकता, वो ऐसा बन सकता है। और इन ज़ॉम्बीज़ और इस तरह के म्यूटेंट मॉन्स्टर्स ने हमारे इस पूरी दुनिया को एक नर्क से भी बदतर जगह बना दिया और यहीं से हमारे एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हुई। जैसे ही किन ऑफिस के बाहर जा रहा होता है तभी एक बंदा जो कि अपने फ़ोन को अपने कान में लगाए हुए बहुत ही ऊंची आवाज़ से बात करते हुए जा रहा था, यानी कि उसके बगल से ही गुजरता है। वो आदमी कहता है कि तुम दरवाजे के ऊपर रास्ता ब्लॉक करके क्यों खड़े हो, तुम्हें साइड में हो जाना चाहिए। और वो उसके पास से आगे गुजर जाता है। साथ में वो ये बात कर रहा होता है कि मैं बहुत ही जल्द आपकी कंपनी के पास पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पर किन जब ये चीज़ें देखता है तब वो सोचता है कि ये बंदा जिस भी चीज़ से वो बात कर रहा है शायद ही इस कम्युनिकेशन के लिए इसी तरीके का डिवाइस इस्तेमाल किया जाता होगा। यहाँ पर वो अपनी जेब में भी हाथ डालता है और देखता है कि उसके पास भी इस तरीके का एक डिवाइस है। तो हमें इसके बारे से पता चल जाता है कि फ्यूचर्स में मोबाइल्स नाम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि सारी चीज़ें तो अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अब किसको पड़े कि कौन मोबाइल बनाएगा, वहाँ टावर होते ही नहीं होंगे। इसीलिए तो हमारा किन जो है वो केवल मोबाइल को कम्युनिकेशन डिवाइस ही बता रहा है, क्योंकि हमें पता है कि भाई मोबाइल तो सब चीज़ है। वो मोबाइल ओपन करता है और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को वो चेक करता है, तो वो उसके अंदर एक नंबर होता है और उसमें जाओ जू लिखा होता है, जिसमें लिखा हुआ था छोटी बहन का नंबर है। वो जिन कहता है कि मैं जिस बंदे की बॉडी के अंदर में हूँ उस बंदे की एक छोटी बहन है और जिसका नाम जाओजू है और उसकी सारी मेमोरी उसके पास है। तभी उसे याद आता है कि जाओजू अभी अपने स्कूल में है और उसी वक्त उसे एक जोर का झटका लगता है और उसका मोबाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मैं जिसकी बॉडी पर हूँ जाओजू उसी की छोटी बहन है और इसीलिए मुझे भी उसे बचाना होगा। और इसीलिए वो जल्दी से कॉल करता है उसे। दूसरी तरफ से जाओजू भी कॉल को पिक करती है, वो स्कूल में होती है। जिसके बाद जाओजू कहती है कि ब्रदर आखिर तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं अभी अपने क्लास की ओर जा रही हूँ। जिसके बाद तीनों कहता है कि जाओजू तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ, क्लास में मत जाना। जिसके बाद जाओजू कहता है कि आखिर क्या हुआ, आखिर तुम अचानक से मुझे घर जाने के लिए क्यों बोल रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम जल्दी से घर वापस चली जाओ। मैं तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना होगा। इसके बाद जाओजू कहती है कि ठीक है मैं अपने घर चले जाऊँगी, लेकिन मैं पहले ये वाली क्लास ख़त्म कर लूँ। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं दोपहर को अपने घर चली जाऊँगी। जिसके बाद किन्नू कहता है कि ठीक है तुम अपनी ये वाली क्लास ख़त्म करके दोपहर को जल्दी से घर चली जाना। जाओजू भी कॉल कट होने के बाद ये सोच रही होती है कि आखिर मेरे भाई को क्या हो गया, आखिर वो मुझे घर जाने के लिए क्यों बोल रहा है। यहाँ पर जाओजू वहीं पर खड़ी होती है, तभी उसकी दोस्त वहाँ पर आती है। वो अपनी दोस्त को देखती है कि उसकी दोस्त काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी
वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि जाओ टिंग, आखिर तुम्हें क्या हो गया? मुझे देख करके लग रहा है कि तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जाओ टिंग कहती है कि सुबह मैं जब उठी थी तो हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं बारिश में ही भीग गई, शायद ये उसी वजह से हो रही है। इसके बाद जाओ जो उसके माथे पर हाथ रखती है और फिर कहती है कि तुम्हारा माथा तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तुम्हें तो बहुत ही तेज़ बुखार है। चलो मैं तुम्हें इंटरव्यू रूम में लेकर के चलती हूँ, वहाँ पर तुम्हारे डॉक्टर चेकअप करेंगे। और इसीलिए वो अपने दोस्त जाओ टिंग को अपने साथ में करके डॉक्टर के रूम में जाते हैं। और इसके बाद फिर दिन का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि आसमान में भी बहुत सारे रेड कलर के बादल आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी ब्लड रेन होने वाली है। मुझे इस ब्लड रेन होने के पहले पहले पूरी तैयारी कंप्लीट करनी है। इन कहता है सबसे पहले तो मुझे खाना इकट्ठा करना होगा, और इसलिए वो सामने मॉल में जाता है और जितना भी खाना उसे मिलता है वो सारा अपने ट्रॉली में रख देता है। जिसके बाद वो कहता है कि अब मुझे वेपन्स की तलाश है, और वहीं पर उसे टूटा हुआ रॉड मिलता है। वो कहता है कि ये वाला रॉड बिल्कुल ठीक होगा। किन कहता है कि फ़िलहाल मेरी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी है, लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ पर आया था उस वक्त तो में मेरी म्यूटेंट पावर थी। न केवल मेरे पास बल्कि मेरे जैसे जितने भी इंसान थे उन सभी के पास में म्यूटेंट पावर थी। और मॉन्स्टर्स भी, वो भी म्यूटेंट बनते हैं। और एक ज़ॉम्बी जो कि एक म्यूटेंट मॉन्स्टर बन जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और इसका सामना करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को, यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली को भी उन सभी मॉन्स्टर्स बनते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली को अपनी फैमिली के हाथों मरते हुए देखा है, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। क्योंकि वो लोग जब एक बार ज़ॉम्बी बन जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि आखिर वो किसे मार रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गॉड ने मुझे दूसरा चांस दिया है। इस वक्त मैं दोबारा से रिकारनेट हुआ हूँ। इस बार मुझे लगता है कि मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैंने पिछली बार नहीं किया। इससे पहले कि वो सारे ज़ॉम्बीज़ इवॉल्व होकर के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन जाए और वो एक म्यूटेंट बन जाए, इससे पहले मुझे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। क्योंकि अब मेरे पास अगले 100 साल की पूरी नॉलेज है और मैं अपने मेथड्स को यूज़ करते हुए मैं अपने जानने वाले को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद किन अपने हाथ में उस रॉड को पकड़ करके बाहर आ जाता है। बाहर सभी लोग हैरान और परेशान होते हैं, क्योंकि आसमान पूरी तरीके से लाल हो चुका है और वो सभी लोग आसमान की तरफ ही देख रहे थे। और उसी वक्त ऊपर से आसमान से पानी गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि अब ब्लड रेन शुरू हो चुकी थी। उनमें से एक कहता है ये पानी तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ये पानी तो मेरी स्किन को जला रहा है। इसके बाद किन कहता है ये तो शुरू हो चुकी है। साथ में सभी लोग किन को भी देखते हैं, उसके हाथ में एक लोहे का रॉड होता है। सभी लोग कहते हैं कि ये कोई पागल है, चलो हम इससे दूर रहते हैं, कहीं ये हमें भी नुकसान ना पहुंचा दे। ऊपर आसमान की तरफ किन देख करके बोलता है अब तो ब्लड की बारिश शुरू हो चुकी है, एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी है। मुझे अब इससे अपने आप को बचाना होगा, साथ में जाओजो को भी बचाना होगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आगे हम देखेंगे कि आखिर हमारा जो मेन कैरेक्टर किन यू है वो आखिर क्या क्या करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।